एग्जाम बूस्टर कोर्स बोर्ड एग्जाम का आपका रामबाण है, ये बात अब तक आपको पता चल जाना चाहिए। मैथमेटिक्स में अब तक हमने आपको क्या क्या बता लिया है, क्या क्या सिखा लिया है, आपको तो ये मालूम ही होगा। हमने बारंबारता बंटन सारणी पर आधारित सवाल आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसकी गणना करते हैं, क्या उसके फार्मूले होते हैं, इन सब बातों पर चर्चा हमने कर ली है आपसे। एक सवाल भी हम करके आपको दिखा दिए थे और आगे भी यह सवाल इस तरह के फॉर्मूले पर रिपीट करेंगे हम, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, सिर्फ हम ऐसे ही टॉपिक को पिक कर रहे हैं जहां से बेस्ट स्कोर और आपका कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंट लेवल पर पहुंच जाए। ऐसे किसी भी हिस्से को हमें टच नहीं करना है जहां मेहनत करने के बाद भी वहां से कुछ आउटपुट हमको नहीं मिले, वो काम हम करेंगे नहीं। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर रिजल्ट चाहिए, मैक्सिमम स्कोर चाहिए और साथ में एक अच्छा नॉलेज यानी ज्ञान और एक अच्छा अनुभव भी चाहिए। इन तमाम बातों को मिलाकर आपकी जो सफलता का लेवल है, जो सफलता का आपका ट्रेंड है, उसको हम बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम सफल भी होते जा रहे हैं। आपका हमें साथ भी मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इसके लिए चैनल आपका आभार व्यक्त करता है। एलन एकेडमी 24 ये एक साधारण प्लेटफॉर्म नहीं है, धीरे धीरे ये एकदम उड़ान ले रहा है। फ्लक्चुएशन का जो रेट है वो काफी बेहतर चल रहा है आपके सहयोग से, क्योंकि आपको फायदा मिल रहा है, आपका नॉलेज डेवलप कर रहा है। एग्जाम के मामले में बोर्ड एग्जाम के इस परिस्थितियों को बिल्कुल सुलभ तरीके से हम झेल रहे हैं आपको एजुकेट करते हुए। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जहां से लॉन्ग टाइप का एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, और वो है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आज द्विघात समीकरण का बेस समझेंगे 5 मिनट के लिए हम लोग कि द्विघात समीकरण होता क्या है। थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से सब्जेक्ट को पढ़िए और तब जाकर के आपको लगेगा कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। कोई भी इक्वेशन दो चीजों से चलता है, कोई भी समीकरण दो चीजों से चलता है। एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल, एक चर और दूसरा अचर। आपको तो मालूम है कि अगर मैं एक इक्वेशन इस तरह का लेता हूं, ax प्लस बी इक्वल टू 0, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि एक समीकरण हमने ये लिया जहां पर x का जो मैक्सिमम पावर है 1 है, और आपको ये मालूम है कि वेरिएबल है ये, x चर राशि है और a और b अचर राशि है यहां पर। तो इसमें शर्त है कि यह एक रैखिक समीकरण है क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 1 है। इसे लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण कहते हैं। पर यह समीकरण वैलिड कब रहेगा, इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी जो मान्यता है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि a नॉट इक्वल टू 0, a b रियल होना चाहिए यानी वास्तविक होना चाहिए। रियल का मतलब वास्तविक होता है। और आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि पूरी की पूरी गणित अभी हमें वास्तविक संख्याओं की ही पढ़नी है। वास्तविक संख्याओं से हटकर और भी कोई बात अभी हमें करनी नहीं है। उसके लिए अपर क्लास है, वहां जाएंगे तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि a बराबर 0 अगर हो जाता है तो ये टर्म गायब हो जाएगा और इस इक्वेशन की मान्यता ही समाप्त हो जाएगी, ये इक्वेशन बचेगा ही नहीं।
तो रैखिक समीकरण की तो ये दशा है, लेकिन जिस टॉपिक को अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, द्विघात समीकरण, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं अंग्रेजी में। द्विघात समीकरण की जो पहचान है वो इस बात से है कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण तभी कहलाता है जब उसमें चर राशि का अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर टू द वेरिएबल 2 के बराबर होना चाहिए। सो जनरल फॉर्म जो होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां अंडर कंडीशन होता है, ये मैथमेटिक्स और ये फिजिक्स दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां कुछ भी एक्स्ट्रा आप नहीं कर सकते हैं, लीगल प्रोसेस से ही आपको जाना होगा। अगर प्रोसेस में जरा सा दाएं बाएं आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, वो गलत दिशा में लेकर के जाएगा आपको, और फिर आपका कॉन्सेप्ट जैसे ही डैमेज हुआ उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है, सारा चीज सत्यानाश कर देता है। इसीलिए पूरे समझ के साथ इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, और ये मेरी सलाह है और ये सही बात भी है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यह द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है, लेकिन शर्त है इसके साथ कि जहां a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और a b c वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक संख्या के समूह का सदस्य होना चाहिए, है ना, वास्तविक हैं, तभी ये समीकरण द्विघात समीकरण माना जाएगा। और जो एक सच्चाई है वह यह भी है कि द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होते हैं। अगर कोई रैखिक समीकरण है तो उसके 1 शून्यक होंगे, 1 मूल होंगे, यानी एक ही सॉल्यूशन उसका प्राप्त कर सकते हैं हम। शून्यक का मतलब, सॉल्यूशन का मतलब कि वह वैल्यू अगर मैं, चर राशि का वह मान अगर मैं उस समीकरण में डालूं तो समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। सपोज कीजिए कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यह एक रैखिक समीकरण है। तो इसका अगर मुझे शून्यक मालूम करना, यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन अगर हमको चाहिए, तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप 2x इक्वल टू -3 लिखें और x इक्वल टू -3/2, ये इस समीकरण का हल है। इसे ही इस समीकरण का शून्यक भी कहते हैं, मूल भी कहते हैं। जिस तरह से मन हो उस तरह से चर्चा कर लीजिए। अब ये संतुष्ट करना क्या होता है, तो समीकरण के दाहिने साइड में शून्य लगा हुआ है, x का यह मान देने के बाद बायां साइड का वैल्यू भी अगर 0 आ जाता है तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों में संतुलन देख लिया हमने, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब है कि वह वैल्यू जो चर राशि का हमने प्राप्त किया है वो उस समीकरण का हल है। टेस्ट कर लेते हैं। ये LHS साइड है हमारा, यानी बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS यानी दायां पक्ष है राइट हैंड साइड। आइए LHS पर मैं इस वैल्यू को डाल करके दिखाता हूं आपको। तो क्या होगा, 2 इंटू -3/2 और +3, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसल होगा, -3 + 3 इक्वल टू 0, जो किसके बराबर हो गए, RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब यह x का मान इस समीकरण का हल है, और एक और केवल एक ही हल प्राप्त होगा अगर यह समीकरण रैखिक है। उसी प्रकार से द्विघात समीकरण के मामले में भी अगर मैं बात करूं तो चूंकि इसके वेरिएबल यानी चर राशि का अधिकतम घात 2 के बराबर है, इसीलिए हमें इस बात से बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि इस समीकरण के 2 मूल होंगे। लेकिन जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे जनरली एक श्रीधराचार्य मेथड है, उसके हिसाब से हमें कहा जाता है कि x यानी इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल का मान ज्ञात करें।
अगर मान लेते हैं कोई मेथड का नाम उन्होंने न दिया हो और तब मुझे इसको प्राप्त करना हो, तो हम फ्री हैं, और जो सबसे संशोधित और सबसे एग्जैक्ट मेथड है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। थोड़ा गौर से देखना है और थोड़ा गौर से समझना भी है इसको। ये भी आपको समझ में बात आ गई, ये सब चीज समझाना था मुझे, तो मैंने ये आपके साथ शेयर किया। आइए इसको हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहां दो तरीके मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, दोनों में से कोई एक, या तो आप इस पूरे समीकरण में a से डिवाइड कर दीजिए या एक कॉमन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, दोनों एक ही बात है। अगर मैं एक कॉमन लेता हूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए और इक्वल टू 0। एक तो ये तरीका हो गया। तो यहां क्या होगा, ए तो शून्य के बराबर नहीं होगा चूंकि कंडीशन लगा हुआ है, तो लिखेंगे ए बराबर नहीं 0, लिखेंगे चूंकि ए बराबर नहीं है 0 के, चूंकि ए नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए इसको तो 0 होना पड़ेगा क्योंकि बराबर दाहिने साइड में 0 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0 हो गया। क्लियर? या हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसमें सीधा हम ए से गुना कर देते, डिवाइड कर देते, तो भी हमें यही बात मिलती, पर ये थोड़ा सा बेहतर लगता। कुछ और भी हम लोग यहाँ पर सीख लिए हैं कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो दोनों एक साथ 0 हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर एक को 0 करेंगे तो दूसरा 0 के बराबर नहीं होगा। तो बिल्कुल आप आराम से बढ़िए, जैसे मर्जी हो वैसे बढ़िए। अगर आपको मर्जी है कि मैं ऐसे थोड़ा सा हमको टफ लग रहा है तो मैं सीधा लिख दूंगा कि इस समीकरण में ए से भाग देने पर चीज वही मिलेगा। लिखेंगे या समीकरण में ए से भाग देने पर, बस आपको मैं इसे ब्रैकेट में लिख दिया हूं कि दोनों में से जो आपको मर्जी हो आप वो लेकर के चलें, फाइनल टच में यही रिजल्ट मिलना है, यही मिलेगा। अब आइए यहां के बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या मिला हमको मिला एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। अब क्या करते हैं, थोड़ी सी कलाकारी यहां पर करना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए, इसको उधर लेके चला गया मैं। और अब क्या करते हैं, इसमें इसको हमको कंप्लीट स्क्वायर में यानी पूर्ण वर्ग में बदलना है। तो पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए थोड़ा अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर दोनों तरफ हम इसमें जोड़ देते हैं। जब बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हम दोनों तरफ इसमें जोड़ देंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। जहां ए बी सी वास्तविक है को मैं यहां लिख देता हूं, ए बी सी वास्तविक है, रियल है बोलते हैं, वही वास्तविक है। अब यहां से हमारे पास एक अच्छी खासी जगह मिल जाती है। अब क्या करना है, दोनों तरफ, चूंकि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए, ये आप मान करके चलिए कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और तब हमें द्विघात समीकरण के मूल के लिए पूरा फॉर्मेट देना है। और ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है, शॉर्ट आंसर में जाएगा 2 मार्क वाले में, या कभी लगे कि इसमें कुछ और चीज जुड़ेंगे तो ये लॉन्ग टाइप भी हो सकता है। पर जो भी हो हम लोगों को सीखना है इसको। दोनों ओर बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर जोड़ने पर, हमने जोड़ दिया दोनों तरफ। ये अगर दोनों तरफ में बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर जोड़ता हूं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और प्लस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अब देखें यहां के बाद हम क्या करते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, 2 इंटू, ये देखिए ए के जगह पर हमको एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, और बी के जगह पर हम यहाँ b/2a लिखते हैं, और ओरिजिनल रूप इसका खराब नहीं होना चाहिए, और प्लस हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर बराबर होगा b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर माइनस c/a। हो गया क्लियर? अब आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, वो हो जाएगा, आप अगर 4a स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए तो ऊपर में बच जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा a से कटेगा तो ये 4ac हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ध्यान से देखा जाए तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, या अब क्या, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो लिख ही दिए। अब क्या करना है, इसको जब रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा, और ऊपर में लिखाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बटे 4a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं वर्गमूल के तौर पर 2a, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखा जाए कि x का वैल्यू हम -b/2a और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a हो गया। अगर सही तरीके से आप पूछें तो काम हो चुका है। 2a एलसीएम उठा लेते हैं हम, और जैसे ही 2a एलसीएम लेते हैं तो यहाँ ऊपर में माइनस b और प्लस माइनस है ना, ये प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही हो गया। अब यहां पर देखा जाए एक साइन प्लस लेंगे एक साइन माइनस लेंगे, दो को रूट आ जाएगा, इसीलिए मैं अगर ये कहूं कि इस इक्वेशन का दो मूल, एक अल्फा और एक बीटा है, जिसे हम x1 और x2 के रूप में भी यहां पर चर्चा कर सकते हैं, इसीलिए मैं एक x1 इसमें से अगर चाहूंगा तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी प्लस ले लीजिए, एक साइन को छांटेंगे एक साइन को रखेंगे, ये हो गया, प्लस लिए तो एक मूल मिला हमको, और जब माइनस लेंगे तो दूसरा मिलेगा -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड बटा 2a। यही दोनों, इसी को हम लोग अल्फा और इसी को हम लोग बीटा कहते हैं, और ये हमारे इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल हुए। दोनों क्या हुए, मूल हुए, या कह सकते हैं हल हुए। अब जब ये दोनों हल हमारे पास आ चुका है तो निश्चित रूप से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस फैक्टर पर थोड़ा ध्यान देते हैं। समय के सीमा में अभी बंधे हुए हैं हम लोग, ये बेसिक थ्योरी था इसीलिए मैं बड़े आराम से आपको सिखा रहा हूं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बहुत बड़ा गेम करता है, हमारे द्विघात समीकरण का ये मास्टरमाइंड है, क्योंकि यही हमें जस्टिफाई करके देगा कि जो सॉल्यूशन हमने लाया है वो सॉल्यूशन वास्तविक संख्याओं के परिवार से बिलोंग करता है कि नहीं करता है। अगर वो वास्तविक संख्याओं के परिवार से बिलोंग करता है तो वो बराबर है कि बराबर नहीं है, और अगर वो वास्तविक संख्याओं के परिवार से बिलोंग नहीं करता है तो वजह क्या है। ठीक है, तो इतनी बात एकदम एक पूरा सेट आपके पास है कि जब कभी भी आपको इसके मूलों को ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा, और पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, तो आप पूरा का पूरा ये चीज ही सामने ला करके रखेंगे, सबसे इजियर, बिना कंफ्यूजन के, बड़े आराम से
डिस्कस कर किया हुआ है, और मुझे लगता है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी संदेह, कोई भी घबराहट इसमें नहीं आई होगी और आना भी नहीं चाहिए। तो ये हो गया पूरा सेट आपको। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमें मतलब सिर्फ x1 x2 यानी अल्फा बीटा से है, इसकी चर्चा अब आगे कर रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें अभी कर देंगे आपको। आप थोड़ा धैर्य रखें और चीजों को समय देकर थोड़ा समझने की कोशिश करें। हमने बार बार आपको एक बात सिखाई है कि बिना धैर्य के, बिना पेशेंस के कभी भी हम अगर एक बड़ी सफलता लेना चाहते हैं तो संभव ही नहीं है कि हमको वो मिल जाएगी। जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम अच्छा नहीं होता है और कभी बेहतर रिजल्ट भी वो नहीं देता है। और आप तो अपने जीवन के बहुत बड़े और सबसे पहले एग्जाम पर कदम रखने जा रहे हैं। वहां तो हर चीज जब भी जितना आसान अभी ये चीज लग रहा है, अगर आपने सही तरीके से हमारे साथ काम नहीं किया, क्योंकि अंततः हम ही आपके साथ रहेंगे, ये चैनल ही फाइनल टच में आपको आपके साथ जाएगा। इवन कि आप एग्जाम के सेंटर पर भी चले जाएंगे तो विषय वस्तु के एक रात पहले भी आप इसको ऑनलाइन देखकर, समझकर, रिवीजन करके, और जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उस पर काम करके आप बेहतर परफॉर्मेंस एग्जाम हॉल में जाकर दे सकते हैं। दूसरी बात, ये सारी चीजें जब हम कर लेंगे उसके बाद मास्टर वीडियो एक बना करके ऑब्जेक्टिव के लिए आपको देंगे, जिस मास्टर वीडियो के सहारे आप जो है एक वन शॉट रिवीजन करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और रात को पढ़िए, सुबह परफॉर्म कीजिए, रात को पढ़िए, सुबह परफॉर्म कीजिए, रात को सुनिए, सुबह परफॉर्म कीजिए, ऐसा मिलेगा आपको वो चीज। तो कुल मिलाकर के आइए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं कि हमने ये देखा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में एक मिला अल्फा और दूसरा मिला बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जब आप निकालेंगे, यानी -b प्लस √b² माइनस 4ac और बटा 2a करेंगे, और प्लस -b माइनस √b² माइनस 4ac और बटा 2a करेंगे, तो मालूम है क्या मिलेगा? इसका रिजल्ट मिलेगा सीधा -b/a। और अगर यकीन नहीं आता तो करने में क्या दिक्कत है, करके देते हैं, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमको कोई परेशानी नहीं। जब इतना कर ही लिए हैं तो एक लाइन और करने में क्या जाता है। एलसीएम आ जाएगा आपका 2a, चूंकि बेस सेम है। ऊपर देखिए -b प्लस √b² माइनस 4ac, और यहाँ माइनस रहेगा -b और माइनस √b² माइनस 4ac और 2a तो है। देखिए ये खत्म हो गया, और -b माइनस b तो -2b आ गया, और नीचे में है 2a, 2 से 2 मर गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है ये आ रहा है -b/a। जो बात अभी हमने आपको कही थी वही बात अभी सामने में है, -b/a। एक तो ये रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट होगा, अगर दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा c/a के बराबर। तो मुझे लगता है कि वो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप करके और लाएंगे, रिजल्ट यही मिलेगा आपको, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो ये हो गया। ये तो हो गया कि दोनों रूट हमने प्राप्त कर लिया, दोनों का जो सम है वो इतना के बराबर होता है, और दोनों का जो प्रोडक्ट यानी गुणनफल है वो c/a के बराबर होता है। अब है क्या कि ये जो b² माइनस 4ac है, इसकी क्या बात है, इस पर थोड़ी चर्चा करके देखते हैं, है ना। आइए अब बात करते हैं हमारे समीकरण के डिस्क्रिमिनांट पर, चर्चा करते हैं डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में हम लोग विवेचक या विविक्तर कहते हैं। विवेचक या इसी का नाम विविक्तर होता है। क्लियर? समझ में बात आ जानी चाहिए आपको। विवेचक कहिए या विविक्तर कहिए, दोनों
वही है, और अंग्रेजी में जाएंगे तो इसका नाम डिस्क्रिमिनांट है। ये है क्या? अच्छा, डिस्क्रिमिनांट को यानी विवेचक को हम लोग जनरली कैपिटल डी से शो करते हैं। तो डी का वैल्यू होता है, यानी डी का वैल्यू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप गौर से देखिए तो इस डी के ऊपर वर्गमूल चढ़ा हुआ है, देखिए रूट लगा हुआ है ना, तो रूट लगा हुआ है तो रूट के अंदर कोई भी संख्या, ध्यान से सुनेंगे, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी संख्या, कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो ऐसे कंडीशन में वो वास्तविक संख्या मानी जाएगी। लेकिन अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या आ जाए तो फिर वो संख्या वास्तविक नहीं मानी जाती है। वास्तविक संख्या होने का सबसे की पहली शर्त है कि रूट के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव नंबर होना नहीं चाहिए। ऐसे कंडीशन में साफ साफ क्लियर है कि वास्तविक हल प्राप्त करने के लिए, वास्तविक हल प्राप्त करने के लिए, अगर मुझे वास्तविक हल चाहिए, और चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम तो पढ़ना भी तो हमको वास्तविक संख्या का ही है, हमको दूसरी संख्या पर तो बात करनी है नहीं। प्राप्त करने के लिए वास्तविक संख्या अगर मुझे चाहिए तो उसको प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। मतलब इसमें दो बात है, मतलब या तो d पॉजिटिव हो या d शून्य के बराबर हो। इसी दोनों बात को मैंने यहां पर लिख दिया एक साथ, ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन 0 धनात्मक हो कोई दिक्कत नहीं, 0 के बराबर हो विवेचक कोई दिक्कत नहीं, दोनों में चलेगा, मूल वास्तविक ही होंगे, रूट रियल ही होगा। लेकिन अगर अब देखिए दूसरी बात है, अगर डी गलती से आपका नेगेटिव आ जाए, डी गलती से अगर आपका नेगेटिव आ जाए, मतलब लेस देन 0 हो, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। और जैसे ही नहीं शब्द आया, नहीं होंगे, जैसे ही नहीं शब्द आया, बस मामला वही पे स्टॉप, वहां से आगे हमको काम ही नहीं करना, खत्म बात। क्लियर हो गया ना? तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि वास्तविक मूल, यानी अगर आप x इक्वल टू लिखते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, तो आपका रूट माने रियल होगा कि नहीं होगा, आपका सॉल्यूशन, आपका मूल वास्तविक होगा कि नहीं होगा, वो यहीं से तय होगा, यहीं से तय होगा, यहां से। समझ गए ना? तो इस पर जो है सो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि ये वास्तविक मूल के लिए ये शर्तें हैं, और इसी शर्त के हिसाब से आपको काम करना है। आपके सिलेबस में द्विघात समीकरण प्राप्त करना नहीं है, अगर प्राप्त करना होगा तो है ना, द्विघात समीकरण अगर अल्फा बीटा यानी दोनों मूल आपको दिया हुआ है, तो दोनों मूल दिए रहने पर किस प्रकार से हम लोग इक्वेशन लाते हैं द्विघात, उसके लिए फॉर्मूला होता है ना, वो भी देख लेते हैं। जब ये सब बता रहे हैं तो वो भी देख लेते हैं। और साथ में एक और महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे या लॉन्ग टाइम में पूछेगा, तो ये सब कुछ डाल दीजिएगा वहां पर। वो ये है ये तो हो गया ना, डी लेस देन तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, ये हो गया, ठीक है। द्विघात समीकरण प्राप्त करने का सूत्र, प्राप्त करना, इसका दो फॉर्मूला होता है, एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा और इक्वल टू 0। याद रखिएगा,
ये मैं आपको स्पेशली अपने तरफ से बता रहा हूं कि अगर इस फॉर्मूला से आप द्विघात समीकरण प्राप्त कर रहे हैं, दोनों मूल अगर दिया हुआ है, तो ये 100% गारंटी मान के चलना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। यानी इसमें ये बात छिपी हुई है कि ए बराबर 1 है, तो आपको इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि हम तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से द्विघात समीकरण जानते हैं। तो उसमें ये छिपी हुई है बात। अगर इस फॉर्मूला से आप ला रहे हैं तो ए इक्वल टू 1 है, इसीलिए इस फॉर्मूला में ए की चर्चा नहीं की गई है। समझ गए ना? लेकिन अगर ए का मामला उठता है तो इसमें ब्रैकेट में ए लग जाएगा, और ए लग जाएगा तो उस द्विघात समीकरण में कुछ शर्तें और दी हुई रहती है कि पी ए बराबर समथिंग, क्योंकि ये तो बहुपद के रूप से भी तो निकल करके आता है। तो इसकी चर्चा अभी इस आपके 10th में ये सब बात नहीं है, आपको आगे का काम करना है। तो ये बेसिकली हमने द्विघात समीकरण का फॉर्मेट दिया। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको सीखना बहुत जरूरी है, इस द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक का मतलब कटोरा टाइप का, समझ गए ना? तो ग्राफ की भी थोड़ी चर्चा कर देते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है। सब चीज देख लीजिएगा, इसमें एकदम स्पष्ट दिखाई दे देगा। आइए, अगर मैं इसकी चर्चा तो हम कर ही दिए हैं, आइए देखते हैं द्विघात समीकरण के ग्राफ। चूंकि स्पेस हमारे पास अगर तो सारे ग्राफ एक साथ में ले आऊंगा। आइए द्विघात समीकरण का ग्राफ देखते हैं कि हमारे पास व्यवस्था है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमने अल्फा बीटा दोनों लाया है ना। तो आपको क्या बताए थे कि अगर डी, जबकि हमको पता है कि अल्फा का वैल्यू है -b प्लस रूट अंडर डी और बटा 2a, और बीटा है -b माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, जहां डी तो आपको पता ही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है। फुल डिटेल में दे रहा हूं, हालांकि एग्जाम बूस्टर है, ये इतना नहीं देना चाहिए, पर हमें लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत मजबूत चैप्टर है, और आपके लिए भविष्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं थोड़ा ढंग से, थोड़ी धैर्य के साथ मैं ये काम करके आपको दे रहा हूं। तो थोड़ा इस पर गौर फरमाएंगे सही तरीके से। मेरा मानना है कि अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ, डी ग्रेटर देन 0 हुआ, सुनेंगे बात को, तो इसमें क्या होगा ना, दोनों रूट डिफरेंट हो जाएगा, तब अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा। अगर डी बराबर 0 हुआ तो निश्चित रूप से अल्फा बराबर बीटा, यानी दोनों मूल समान होंगे। इसमें दोनों मूल समान नहीं होंगे। अगर डी लेस देन 0 हुआ तो अल्फा बीटा नहीं वास्तविक। ये सब चर्चा किए हैं, पर इसकी अभी आवश्यकता थी, इसलिए मैंने एक बार फिर से ये बात कर ली। आइए सबसे पहले आपको ये बताता चलूं मैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है और अगर ये वाई एक्सिस है, और अगर ग्राफ इस तरह का आया, यही है आपको, और थोड़ा सा मैं इसको पहले जतरा खराब नहीं करना है। मान लेते हैं ग्राफ इस तरह का मिला हमको, यही है कटोरा। खींचना नहीं है आपको, पर आपको हर चीजें दिख रहा है, यहां पर मैं दिखा देता हूं। देखिए यही है एक्स एक्सिस को यह ग्राफ दो जगह पर काटेगा। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि आपके द्विघात समीकरण में ए पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणक जो ए है, आप वहां पर देख लीजिए, वो अगर पॉजिटिव रहा, धनात्मक रहा, तो ये ग्राफ का मुंह ऊपर खुलता है, कटोरा सीधा है। और डी पॉजिटिव होने का मतलब है कि मूल वास्तविक तो हैं पर असमान है, इसीलिए दो जगह पर ये ग्राफ आपका, या तो आप ये कह सकते हैं कि ये अल्फा है तो ये क्या है, बीटा है। देखिए सब आ रहा है ना बढ़िया से।
दो अलग अलग जगह, और मूल वास्तविक हैं और समान है। ठीक है, बढ़िया बात है। अगर आपका ग्राफ ऐसा है, अगर आपका ग्राफ ऐसा है, अब आप बता दीजिए क्या सिचुएशन। आप तो इतना तो समझा दिए हैं आपको, सिचुएशन क्या है ये आपको यहां अब दिखेगा कि एक ही पॉइंट पर ये ग्राफ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। मतलब ये हुआ कि अल्फा बराबर है बीटा के, तो ये तब होगा, ए तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन डी का मान 0 आएगा। तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। x1 बराबर x2 के आपको मिलने वाला है यहां से। लेकिन अगर कहीं ग्राफ ऐसा नजर आ गया आपको, अगर ग्राफ आपको ऐसा नजर आ गया, जो सबसे पहले मैंने बनाया था, मैंने कहा कि अभी सब जतरा खराब नहीं होगा, ऐसा आ गया, तो क्या मतलब हुआ, बेशक ए पॉजिटिव है लेकिन डी लेस देन 0 है, मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। क्योंकि ये एक्स एक्सिस को देख लीजिए, नहीं कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को ये काटता तो वास्तविक मूल होता। टच किया तब भी हमने माना कि वास्तविक है, पर दोनों समान है। सेम चीज उलट जाएगा। अगर मान लेते हैं ए पॉजिटिव नहीं रहा तो क्या करेंगे, तो ग्राफ कैसा होगा, इसको भी देखना जरूरी है। आइए दिखाते हैं, यहीं से मिटाते हैं, है ना। आपको तो सब कुछ दिखा ही दिया, तो परेशान होने की कोई जरूरत है ही नहीं इसमें। अब आप देखें कि मेरा ग्राफ ऐसा है, तो मुझे सूचना क्या मिलती है, मेरा ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, पर ग्राफ अब इस तरह का आ रहा है, हमारा इस तरह का आ रहा है। क्या मतलब हुआ, एकदम मतलब साफ है कि अल्फा अब भी यहाँ है, बीटा अब भी यहाँ है, पर ए अब नेगेटिव है लेकिन डी पॉजिटिव है। ये इसका मतलब होता है, समझ गए ना। और भी देखा जाए, अगर ग्राफ ऐसा नहीं आकर के मान लेते हैं ऐसा ग्राफ आ गया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ग्राफ मान लेते हैं ऐसा है, ऐसा ग्राफ है, इसका क्या मतलब हुआ, बस मतलब आप साफ है कि ए नेगेटिव होगा लेकिन डी बराबर 0 के होगा। और तीसरा ग्राफ को क्या देखना है, तीसरा तो रियल वाला है ही नहीं, तो उसमें दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। आपकी मर्जी, अगर आपकी इच्छा है तो मैं कर देता हूं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए इस तरह का कोई बात नहीं है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ ए नेगेटिव है और डी भी नेगेटिव है, तो ये सब चर्चा का उतना ये नहीं बनता है, पर जानकारी थी हमने दे दी। तो द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो फॉर्मेट होना चाहिए, जो पूरा इसका जो थ्योरी पार्ट है, उसकी चर्चा मैंने इसीलिए की है कि आप इसको अपने अंदर डाइजेस्ट होने दीजिए, पचने दीजिए, दिमाग पर एक बार रिवीजन ले लीजिए। इसमें बेसिकली सवाल जो आपको आएगा वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, तो लॉन्ग टाइप में 5 मार्क का सवाल है। मैंने क्या कही थी बात आपसे कि ऐसे ऐसे टॉपिक पर ही हमको हिट करना है, मेहनत करना है, जहां से रिजल्ट लगभग क्लियर होकर के आ जाए। हाइट एंड डिस्टेंस में अच्छा खासा हमने वीडियो लिया है, मतलब मुझे लगता है कि 8-10 सवाल हमने करवाए हैं आपको, लेकिन जो लास्ट 2 वीडियो हम आपको दिए हैं उसमें बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन हमने शेयर नहीं किया है, उसमें अलग से क्वेश्चन ला करके हमने आपको डिस्कशन किया है। लेकिन वो तीनों सवाल बहुत कंसेप्चुअल है और आने की संभावना है। अगर 5 मार्क कोई आपको देने जा रहा है तो आपके अंदर से दिमाग भी तो खींच करके लेगा, वो आपको जज भी तो करेगा कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। बारंबारता, बंटन सारणी, ग्राफिकल प्रॉब्लम, अब कुल मिलाकर के अभी चौथा टॉपिक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और एक आध टॉपिक अभी तो मेंसुरेशन बाकी है, क्षेत्रमिति, बेलन, गोला, शंकु, है ना, ये सब चीज तो अभी चर्चा करने के लिए बाकी। आराम से, महीना भी तो 2 है, आप मेहनत तो करते चलिए। हम कह रहे हैं ना आपको, मजा तो आएगा, और मजा भी इतना देंगे कि आप जो है उसको रख नहीं पाइएगा। लेकिन अगर रख लिए आप तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, आपका रिजल्ट भी स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लेंगे, आपको एक आध बेसिक कुछ
ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम शेयर कर देंगे और उसके बाद लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम पर थोड़ा काम करेंगे, क्योंकि वो सब आपका सही तरीके से होगा तो आप एक विश्वसनीय रेंज में आ पाएंगे। तो खुश रहिए और लगातार चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपने आप के लिए और मेरे लिए मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, बेस्ट रिजल्ट लीजिए और याद रखिए अब की बार 400 पार। थैंक यू सो मच।